दोस्तों आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है जो स्टूडेंट उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिस एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये बात और बता देता हूँ, जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 20, 15 या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे कम यानी एक टॉपिक ये अलग से होता है, जैसे जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया। उसी तरह से हिंदी का भी एक टॉपिक होता है जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। और मैंने जो अपनी वीडियो में प्रश्न रखे हैं सभी के सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं। और साथ में दोस्तों उस तरह से क्वेश्चन रखे हैं, यानी नए तरीके से रखे हैं कि आपको टेस्ट के रूप में पढ़ते पढ़ते, जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है उन्हें तो टेस्ट के रूप में पढ़ते पढ़ते नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार हिंदी को पढ़ेगा उनकी दोस्तों संपूर्ण जितने भी हिंदी के चैप्टर होते हैं वो संपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको उनकी डिटेल्स साथ के साथ पढ़ाऊंगा। तो आपके संपूर्ण चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप उस तरह से पढ़ोगे जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बात आप इस वीडियो को एंड तक देखकर ही पता लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। मैं इधर उधर की कोई बात न करते हुए समय किसी का बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को जो कहा जाता है दोस्तों वो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पद। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह बात या युक्ति जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है क्या कहलाती है। तो वह बात या युक्ति जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है क्या कहलाती है, यानी जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, ये दो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही जो इसके दिल पर यानी इसके दिल पर लगी और इसने या तो अफसोस करा उस बात का, या सोच में पड़ गया, या उसे इस बात को सुनकर दुख हुआ। तो ये बात क्या कहलाती है, ये कहलाती है लोकोक्ति। तो वह बात या युक्ति जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है लोकोक्ति कहलाती है। और दोस्तों मुहावरे जो होते हैं वो अलग होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ये यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत अधिक कंजूसी होना। बहुत अधिक कंजूसी होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब लोकोक्ति होती क्या है। लोकोक्ति सामान्य हिंदी में एक अलग चैप्टर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कवर करा के चलूंगा। यानी आपका जो अगर मेरी सभी क्लासें आप अटेंड कर लोगे तो आपका संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से होगी जिस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन तो लोकोक्ति का पूछा गया हिंदी में, एक संधि से पूछा गया। तो मैं जहाँ से ये छोड़ूंगा, जैसे ये क्वेश्चन मैं ये कराऊंगा, फिर 10 क्वेश्चन के बाद कराऊंगा आपको कोई लोकोक्ति, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, यानी सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा। इस तरीके से आप एक बार पढ़कर देखना, उसके बाद बताना आपको हिंदी समझ आती है या नहीं। तो लोकोक्ति क्या है, संस्कृत भाषा से ली गई है। लोकोक्ति को अन्य कहावत, प्रवाद, वाक्य या जनश्रुति भी कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो एक सा जो अर्थ बताते हैं शब्द वो क्या कहलाते हैं। जैसे आग हो गया, तो आग का एक शब्द अग्नि है और दूसरा है जो दोस्तों ज्वाला। तो इन शब्द, ये जो शब्द है ना, इन तीनों शब्द का एक ही अर्थ है, यानी आग। तो एक सा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो एक सा अर्थ निकालते हैं। और पर्यायवाची शब्द आज तक आपको याद नहीं हुए होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि आपको पर्यायवाची शब्द याद ही हो जाएंगे। और इतने कराऊंगा कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। यानी कई हजार पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, कई हजार हम लोकोक्ति पढ़ेंगे, कई हजार प्रश्न पढ़ेंगे हम हिंदी में, विलोम शब्द कई हजार पढ़ेंगे। तो आप सभी को पढ़ लेना, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे और आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। शब्द रचना के आधार पर पर्यायवाची शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। तो शब्द रचना के आधार पर जो पर्यायवाची शब्दों को बांटा गया है वो अर्थ के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से लोचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो लोचन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, तो वो है आंख। ये देखिए आंख क्या है, ये हमारे समाज में
प्रचलित शब्द है। तो लोचन तो प्रचलित नहीं होता, तो इसलिए मैंने कितना साधारण शब्द रखा है कि जितने भी मैं पर्यायवाची शब्द कराऊंगा उसे समाज में प्रचलित शब्दों के आधार पर कराऊंगा। तो पर्यायवाची शब्द को प्रतिबद्ध शब्द भी कहते हैं। शब्द का अर्थ पूर्ण तथा आंशिक अभिव्यक्ति बताने वाला शब्द कहलाता है। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आगे नाथ ना पीछे पगहा जो लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होता है कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी न होना। किसी तरह की कोई जिम्मेदारी न होना, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नेत्र शब्द का जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तो आंख। आंख नेत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द क्या है? तो अब मैं आपको बता दूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हिंदी में एक चैप्टर है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक विचारों को कम शब्दों में बताने के लिए होता है। यह शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। यानी जो भी आपको शब्द मिलेंगे, जैसे जो मुकदमा दायर करता है, अगर इतनी बात न बोल के आप सीधा वादी बोल दो तो व्यक्ति समझ जाएगा कि वादी किसे बोला जाता है। वादी उसे बोला जाता है जो मुकदमा दायर करता है। और ये जो वादी शब्द है दोस्तों, ये हिंदी का शब्द नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बनता है वो संस्कृत भाषा का ही शब्द होगा। नेक्स्ट है अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत क्या है? अमृत एक विलोम शब्द है। हिंदी में विलोम शब्द भी एक अलग चैप्टर है। तो विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। विलोम शब्द को विपर्याय, विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। तो अमृत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विष। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों ये कुछ और शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग, संयोग का वियोग, अंतरक का होगा बहिरंग और आदि का होगा अंत। तो आपको विलोम शब्द कैसे याद करने हैं? आपको विलोम शब्द तेज पढ़कर याद करने हैं। तेज पढ़कर आप विलोम शब्दों को बहुत जल्दी याद कर लोगे। जैसे अंतरंग बहिरंग, इस तरह से आदि अंत, अनुराग विराग, संयोग वियोग, ऐसे आपको ये याद करना है। आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। एक बार इस बात को आप आजमा लेना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इतने क्वेश्चन पहले से ही याद थे। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है यदि मन खुश है तो घर पर ही तीर्थ है। नेक्स्ट है चर्म कैसा शब्द है? तो चर्म कैसा शब्द है? तो चर्म शब्द होता है तत्सम। अब ये तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों की मैं एक सबसे अच्छी पहचान आपको बता देता हूं। जिन शब्दों के पहले वह, जैसे वन, वास, ये सभी आया, तो जिन शब्दों में पहले वह आएगा वो शब्द तत्सम होगा। या कहीं भी श्रेय, क्षत्रिय वाला श, वैसे ऋषि वाला रै, तिरय, बड़ा शय, पेट चिरा शय या गैसे ज्ञानी आ जाए, या कोई भी आधा वर्ण आए जैसे कृपन, तो इस तरह से कोई भी आधा वर्ण आ गया, ऊपर हो या नीचे हो, तो वे शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे चर्म पर ऊपर आधा शब्द है वह, तो ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ये सबसे अच्छी पहचान है तत्सम शब्दों की। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। और शब्द होता क्या है? शब्द दो भागों में बटे होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ये दो वर्ण हो गए आ प्लस मैं, अब हम इसे एक जगह जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन गया सार्थक शब्द आम। तो ये क्या है? ये एक समाज में प्रचलित शब्द है। तो अगर हमने जोड़ दिया मैं प्लस ए या रू, तो ये दोस्तों क्या बनेगा? मतलब कोई ऐसा अजीब शब्द जो जोड़ने पर सार्थक शब्द न निकाले तो वो क्या होगा? वो वर्ण शब्द नहीं होगा। तो शब्द दो भागों में बटे होते हैं, एक तो सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है।
सार्थक शब्द जो होते हैं वो 4 भागों में बटे होते हैं, आपको याद रखना है। प्रयोग रूप के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के या इतिहास के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पर्यायवाची शब्द होते हैं वो अर्थ के आधार पर बटे हुए होते हैं, तो इसी तरह से इनमें जो जितने भी शब्द बटे हैं इन तीनों भागों में, ये भी हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, और ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछे हुए हैं जैसे मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना बनावट के आधार पर शब्दों के ये 3 भेद होते हैं। प्रयोग रूप विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग रूप और विकार के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो दो शब्द होते हैं, क्योंकि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्यादि बोधक, ये अविकारी शब्द है। और विकारी शब्द का क्या यूज होता है और विकारी शब्द कौन से होते हैं ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, चर्म का तद्भव रूप क्या है? इस तरह से एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक आपको तत्सम शब्द दिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा तद्भव। तो पहले चर्म का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? चाम। चर्म का तद्भव रूप चाम होता है, और हम 1000 प्लस तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। आप सभी क्लासों को अटेंड करना, आपका कोई शब्द गलत नहीं होगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अपने को संकट में डालना। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर आज कैसा शब्द है? इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ये भी आपको ना दिया तो यहां से पूछा जाएगा कि आज कैसा शब्द है, तो उसमें आपको रखा हुआ मिलेगा, ये 3 ऑप्शन आपको रखे हुए मिलेंगे। तो आज कैसा शब्द है? आज है रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द होता क्या है? तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड यानी उन्हें 2 टुकड़ों में हम तोड़ नहीं सकते, वे शब्द जिन्हें 2 टुकड़ों में तोड़कर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द निकलता कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अब हमारा आज हो गया, तो इसे अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आ प्लस जय, ये हमारा बन गया। तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये सिर्फ वर्ण है। तो इस तरह से अब जैसे हमने जोड़ा विद्यालय, तो इसे अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय। तो दोस्तों ये दोनों क्या है? ये दोनों सार्थक शब्द है। तो इस तरह से ये क्या होगा? ये यौगिक शब्द होगा। जैसे विद्यालय कैसा शब्द है? तो विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय है यौगिक शब्द। और ये यौगिक शब्द होते क्या हैं? तो यौगिक शब्द जो होते हैं दोस्तों, वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड यानी उन्हें हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो वे शब्द जिन्हें 2 टुकड़ों में तोड़कर कोई अर्थ जरूर निकले, वे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब अगला आ जाता है दोस्तों हमारा दशानन। दशानन कैसा शब्द है? तो दशानन क्या होता है? दशानन होता है योग रूढ़ शब्द। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हिंदी तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों इन्हें हम ऐसे पढ़ने के बाद हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उन्हें हम एक एक चैप्टर वीडियो के अनुसार यानी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उससे अगर आपने मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर ली तो मैं आपको ऐसी ऐसी पहचान और ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपकी हिंदी ही गलत नहीं होगी, कोई प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा जो मैं आपको कराऊंगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हिंदी से अलग भी हम हमारे सब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी यानी जीके के जितने भी सब्जेक्ट है संपूर्ण तैयारी के साथ मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन जो मिलेंगे वो प्रीवियस बेस पर प्लस कई किताबों का निचोड़ कर मिलेंगे। तो दशानन शब्द कैसा है? तो दशानन शब्द की अगर हम बात करें तो दशानन शब्द योग रूढ़ है। और ये योग रूढ़ शब्द होता क्या है? तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड यानी उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ये यौगिक तो होते हैं, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं यौगिक तो होंगे ही नहीं, आप 2 टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो। परंतु दोस्तों जो तीसरा इनका जो सार्थक अर्थ निकलेगा ना वो अपना अर्थ न निकलकर तीसरे शब्द को प्रकट करते हैं। जैसे
10 प्लस आनन, ये हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो 10 आनन यानी 10 आनन। 10 आनन हम किसे बोलते हैं? तो 10 आनन बोलते हैं 10 आनन है जिसके अर्थात रावण तीसरा शब्द हमारा निकला। तो योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जो शब्द योग रूढ़ शब्द होंगे वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और जो तीसरा शब्द बनता है वह दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बनता है। जैसे 10 आनन को क्या करा आपने? 10 प्लस आनन, तो अब इससे हमारा तीसरा बना 10 आनन। तो 10 आनन जो है दोस्तों, मतलब जोड़कर ये यौगिक शब्द बना हमारा 10 आनन, तो ये बना रावण तीसरा शब्द। तो ये जो 10 आनन है ये रावण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। और जो योग रूढ़ शब्द होगा वही बहुव्रीहि समास भी होगा, ये भी आपको याद रखना है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके रूप में हम इन योग रूढ़ शब्दों को पढ़ेंगे, ये सबसे अच्छी पहचान है। आप योग रूढ़ शब्द और बहुव्रीहि समास को ही गलत नहीं कर पाओगे। आपको ये कुछ पहचान याद रखनी है दोस्तों योग रूढ़ शब्द की। जैसे जिन शब्दों के अंत में धर या आनन आए वो शब्द योग रूढ़ और बहुव्रीहि समास होगा। जैसे 10 आनन हो गया या गंगाधर, ये शब्द जो होते हैं हमारे, ये योग रूढ़ शब्द होंगे और बहुव्रीहि समास होंगे। दूसरी पहचान क्या है? जिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंत में जिसके करने वाला आए या वो शब्द योग रूढ़ होगा। जैसे अब हमारा हुआ 10 आनन, तो 10 आनन है जिसके अंत में जिसके आ गया तो ये शब्द योग रूढ़ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको ये याद रखने हैं। तीसरी पहचान है योग रूढ़ शब्द या बहुव्रीहि समास संस्कृत के शब्दों में होगा। ये जो शब्द आपको मिलेंगे योग रूढ़ शब्द हो या बहुव्रीहि समास हो, ये आपको संस्कृत के ही शब्दों में मिलेंगे, दूसरे शब्दों में नहीं मिलेंगे। जैसे 10 आनन क्या है और गंगाधर, ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नयन और चक्षु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इन दोनों शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द है वो है आंख। अक्सी भी आंख का पर्यायवाची शब्द है और लोचन भी आंख का पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए एक शब्द होता है अग्रगण्य। अग्रगण्य सबसे पहले गिने जाने वाले शब्द के लिए एक शब्द होता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोस्तों आज तक आपने अलंकार अधिकतर गलत ही करे होंगे। अलंकार सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं सामान्य हिंदी में। तो अलंकार को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप अलंकार कोई भी गलत नहीं करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लगाओगे। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना। तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो कहीं ठोर ठिकाना न होना। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो ये क्या है? ये हमारा साहित्य हिंदी का क्वेश्चन है, क्योंकि सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी, हिंदी दो भागों में एग्जाम में पूछी जाती है। तो रचनाएं, पुरस्कार, जीवनी, निबंध, सभी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी के सभी हम साहित्य हिंदी के भी पढ़ेंगे। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था जोशुआ कैटलर ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से पट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पट शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कपड़ा। वसन भी कपड़े का पर्यायवाची शब्द है और परिधान भी कपड़े का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से सुधांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुधांशु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा सुधांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी गार्षादेह तासी ने। और ये किस में शुरू की थी, यानी कौन सी पुस्तक में शुरू की थी इन्होंने लिखने की परंपरा? तो इस्तवाल दे ला लिटरेच्यूर एंड्यू ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, उससे इन्होंने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अब यहां से हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो मतलब ये भी एक चैप्टर है हिंदी में, सामान्य हिंदी में, अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं दोस्तों अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार से, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि होता है। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अलंकार शब्द के जनक कौन कहलाते हैं?
तो अलंकार शब्द के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह अलंकार शब्द के जनक कहलाते हैं। अलंकार क्या है? वर्णन शैली की विशेषता है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस क्रय प्लस घन प्रत्यय लगाकर हुई है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है, तो आंसर आपका होगा घन। अगला क्वेश्चन है, अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो अलंकारों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो किया था रुद्रट ने। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा यानी सभी चैप्टर एक साथ कवर होकर चल रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ना ही अगर अलंकारों से संबंधित 100 प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं तो मैं आपको 105 कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। हिंदी के कौन से कवि अलंकारवादी माने जाते हैं? तो हिंदी के वे कवि जिन्हें अलंकारवादी कवि माना गया है वो कवि कौन से हैं? तो वो है केशव दास। निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? तो ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं, आपको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं शब्दों के भेद दोस्तों 4 शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर कमल कैसा शब्द है? तो ये मैंने अभी आपको बताया। इसकी सबसे पहली पहचान क्या है? आप इसे तोड़कर देखोगे, अगर इसे तोड़कर देखने पर कोई सार्थक शब्द आए तो वो यौगिक शब्द होगा। कोई तीसरा शब्द निकले यानी इसका कोई पर्यायवाची शब्द निकल जाए तो दोस्तों वो क्या होगा? तोड़ने पर वो योग रूढ़ शब्द होगा। तो यहाँ जो है हमारा कमल वो कैसा शब्द है? तो वो है रूढ़ शब्द। जो शब्द संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम, सॉरी दोस्तों, तद्भव शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जैसे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर बटे हुए होते हैं। अग्नि तत्सम का तद्भव रूप क्या होगा? आग। इस तरह से आप तत्सम शब्द को तद्भव में बदल सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर आग कैसा शब्द है? अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर आग कैसा शब्द है, तो अब यहाँ आपका रूढ़, योग रूढ़ या यौगिक का कोई मतलब नहीं हुआ। अब आपको देखना है कि उत्पत्ति के आधार पर आग कैसा शब्द है। तो आग क्या है? ये एक तद्भव शब्द है। किसका? अग्नि का। तो सही आंसर होगा तद्भव। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में रखकर ये करा रहा हूं, बस इसी तरह से आप याद कर लेना। नेक्स्ट, जो शब्द स्थानीय भाषा या देश में जन्मे हैं और उनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। और देशज शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे लोटा और डिब्बा, ये किसी जगह यानी जहाँ बोल दिया कुछ, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो उनके खुद के अपने शब्द होते हैं, यानी ये देश में प्रचलित शब्द नहीं होते हैं, ना ही ये देश में जन्मे हैं। इनकी कोई उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है। कहीं तो डिब्बे को डिब्बा बोला जा रहा है, कहीं डिब्बे को कुछ और भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से ये देशज शब्द होते हैं। अब देशज शब्द जैसे उत्पत्ति के आधार पर लोटा कैसा शब्द है, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि लोटा क्या है? देशज शब्द है। और कौन से शब्द देशज होते हैं, कौन से विदेशज होते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा और अधिक से अधिक प्रश्नों को याद करना पड़ेगा। और मैं आपको सभी के सभी प्रश्न कराऊंगा, बस आप उन्हें ही याद कर लेना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भामह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो भामह का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है? काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार में 37 अलंकारों का वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दंडी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है काव्यादर्श, जिसमें 39 अलंकारों का वर्णन किया गया है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रजनीश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रमा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास को भी आप जरूर अटेंड करना, आप सभी क्लासों को अटेंड करना, आपकी संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।